हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पीएसएम के अंदर आता है। तो आपको हाइपरटेंशन के बारे में क्या-क्या मालूम होना चाहिए? पहला, डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, क्या डेफिनेशन होता है। दूसरा, किस-किस मतलब ब्लड प्रेशर मेज़र करेंगे तो किस-किस जगह पे बोलेंगे कि ये जो हाइपरटेंशन है मतलब ब्लड प्रेशर ये ऑप्टिमल है, या फिर ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मल है, या फिर हाई नॉर्मल है, या फिर समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीज़ें किस-किस जगह पे बोलेंगे। फिर क्या तरीका है जिससे हम लोग क्या कर पाएँ, प्रिवेंशन कर पाएँ इस हाइपरटेंशन डिज़ीज़ का। प्रिवेंशन देखने वाले हैं, प्रिवेलेंस देखने वाले हैं। इंसिडेंस उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता तो उसको बस थोड़ा-सा में ही निपटा देंगे। प्रिवेलेंस देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है? और क्या-क्या देखेंगे? प्रिवेंशन भी देख ही लिया, ट्रीटमेंट वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है प्रिवेंशन। फिर लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन वगैरह क्या करेंगे? फिर डैश देखेंगे, है ना? ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ठीक है? रिस्क फैक्टर वगैरह हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन एक क्या है? एक क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, जो कि कैसे होता है? अच्छा, हाइपरटेंशन की वजह से क्या-क्या होता है बताइए? जो रिस्क रहता है किस चीज़ का बताओ? जो हार्ट का प्रॉब्लम का डिज़ीज़ रहता है, कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ेज़, स्ट्रोक, इन सब के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो वो होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक क्लासिफ़िकेशन थोड़ा-सा देखते हैं। कब-कब हम लोग बोलने वाले हैं कि ये आदमी हाइपरटेंशन है। आपने ब्लड में प्रेशर मेज़र किया होगा तो बोला होगा कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? जल्दी बताओ, ऑप्टिमम होता है कितना? जब सिस्टोलिक कितना हो, 120 और 80 हो, से कम हो ना, 120/80 से, तो हम लोग बोल देते हैं ऑप्टिमल बोलते हैं। नॉर्मल कब होता है बताइए? वही जब आपका 130 से कम हो, एमएम ऑफ एजी आपको याद रख लेना है, और ये 85 से कम हो, ठीक है? हाइयर नॉर्मल किसको बोलेंगे? जब ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में हो, और ये कितना हो जल्दी बताओ? ये लेस देन क्या, 85 टू 89 हो। अब यहाँ पर हम लोग हाइपरटेंशन कब कहने लगेंगे? ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, ग्रेड 2 हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जब यहाँ पर ब्लड प्रेशर कितना हो जाए, 140 से 159 के बीच हो जाए, और यही 90 टू 99 के बीच में हो जाए, ठीक है? और वही ग्रेड, ये सब क्या कर रहा है आपको याद करना पड़ेगा, है ना? जब ग्रेटर देन 160 एमएम ऑफ एजी हो तो ग्रेड 2 हाइपरटेंशन, और वही ग्रेटर देन 100 हो, 100 से 110 के बीच में हो, है ना? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे ग्रेड 2 हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब बोलेंगे? जब ये ऐसा हो, ठीक है ना? 180 एमएम एजी से ज़्यादा और 110 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा, तो हम लोग बोलेंगे ये चीज़ हो गए। आइस आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जब क्या हो, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 एमएम से ज़्यादा हो और फिर लेस देन 90 हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं। तो आखिर चलो, एक आदमी है जिसको क्या हो चुका है? ब्लड प्रेशर हो चुका है, मतलब हाइपरटेंशन हो चुका है। तो ये डिजीज़ेज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ये क्या है? ट्रीटेबल नहीं है, बल्कि ये डिजीज़ेज़ मैनेजेबल होते हैं। मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या फिर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा है, तो अब क्या करना है? सिर्फ़ उसको मैनेज करना है, प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं, है ना? जिससे आपका ब्लड लेवल क्या रहे? मेंटेन रहे, नॉर्मल रहे। तो ये कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकता, ठीक है? तो क्या-क्या रिस्क फैक्टर हैं हाइपरटेंशन हो जाने के? तो हम लोग देखने वाले हैं रिस्क फैक्टर 2, एक होता है मॉडिफाइबल, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा फैट का कंजप्शन कर रहा है, सैचुरेटेड फैट का कंजप्शन कर रहा है, फैटी फाइबर का कम कंजप्शन कर रहा है, हाँ, या फिर बटर वगैरह ज़्यादा खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, क्या, ये सारी चीज़ें जो होती है रिस्पॉन्सिबल रहती है हाइपरटेंशन के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ें मॉडिफ़ाई कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, उसे हम लोग बोलेंगे मॉडिफ़ाइबल रिस्क फैक्टर। अब कुछ रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो मॉडिफ़ाई कर पाते हैं, जैसे कि एज, सेक्स, जेंडर, हाँ, इन, और फिर क्या, एथनिसिटी, और फिर क्या यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है ना? जेनेटिक फैक्टर, इन सारी चीज़ों पे हमारा हाइपरटेंशन और द ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। ये नॉन मॉडिफ़ाइबल फैक्टर में आते हैं। अब बहुत ही ध्यान से सुनते रहना, और ये पार्ट एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं ओबीस पेशेंट, मॉडिफाइबल फैक्टर ओबीस। आपने सुना होगा कि बॉडी मास इंडेक्स जो होना चाहिए केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, मतलब बॉडी का वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर ये 18 टू 25 के बीच में होता है तो ये क्या कहलाता है? नॉर्मल, नॉर्मल बीएमआई कहलाता है। लेकिन वही अगर 25 से ज़्यादा होने लगता है तो ये मतलब प्रॉब्लम
करने लगता है ना? तो आपको क्या क और ऐसा ये भी देखने को मिला है कि अगर आदमी का वेट में रिडक्शन किया जाए तो ब्लड प्रेशर में भी रिडक्शन देखने को मिलता है और हल्का-सा माइनर सा भी ब्लड प्रेशर में रिडक्शन होता है, उससे कई सारे जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले थे हार्ट के, कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़, स्ट्रोक वगैरह वो सारे रिस्क फैक्टर भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो पहला रिस्क फैक्टर हो गया ओबेसिटी को कम करना है। और क्या-क्या करना है जैसे बताओ एक्सरसाइज़, मेडिटेशन वगैरह करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और ऐसा भी ये देखने को मिला है कि अगर कोई आदमी 7 मतलब 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ज़्यादा इंटेक करता है मतलब एक आदमी है जो कि डेली का उसका कंज़प्शन था सॉल्ट का वो 5 ग्राम से ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें देखने को मिलता है हाइपरटेंशन। जैसे कोई आदमी डेली 7 से 8 ग्राम सॉल्ट खा रहा है, तो उसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं DASH। DASH का मतलब डायटरी अप्रोच फॉर दी एसएच, डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन की बात करेंगे। तो सॉल्ट इंटेक आपको क्या करना है 5 ग्राम से कम रखना है। ओबेसिटी में क्या ओबेसिटी में हम क्या देखते हैं देखो सेंट्रल ओबेसिटी किसको बोलते हैं जब वेस्ट वेस्ट क्या होता है वेस्ट का मेजरमेंट आपको आता है प्रैक्टिकल में चलो वेस्ट का मेजरमेंट करके दिखाओ हिप का मेजरमेंट करके दिखाओ तो किस तरीके से करोगे वेस्ट क्या होता है आपका जो इलियक मतलब है ना आसिस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और जो आपका 12th रिब है उनके मिड पॉइंट के बीच से क्या लेना है वेस्ट सरकमफेरेंस लेना है और हिप जो रहता है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो आपका नीचे जो है ना वो लेना है। तो विश तो हिप क्या है वेस्ट अपॉन हिप रेशियो ठीक है ना? वेस्ट अपॉन हिप रेशियो अगर ज़्यादा है मतलब क्या होना चाहिए? ज़्यादा नहीं होना तो आवाज़ सही है ना? हाँ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सॉल्ट इंटेक के बारे में भी देख लिया डैश डैश मतलब डाइटरी हम लोग क्या करेंगे डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन कहने का मतलब क्या हम लोग हाई फाइबर हाई डाइटरी फाइबर कंजप्शन करेंगे इस चीज का मतलब ऐसा फूड कंजप्शन करेंगे जिसमें ज़्यादा डाइटरी फाइबर्स वगैरह हो हम वेजिटेबल्स वगैरह कंजप्शन करेंगे लो सेचुरेटेड फैट वगैरह कंजप्शन करेंगे है और फिर सैचुरेटेड आता है ना और फिर हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है? और फिर कोई आदमी अल्कोहल का कंज़प्शन कर रहा है, तो अल्कोहल का भी कंज़प्शन क्या करे जल्दी बताओ? कम करे, है ना? तो और फिर एक बात और आपका एनवायरनमेंट कैसा है? अगर आप स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ बहुत बढ़िया। ये क्या थे सारे के सारे? आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर थे। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एज एज मतलब ऐसा देखने को मिला है ट्रेंड में मेन हो चाहे वुमेन हो चाहे मतलब मेन वुमेन हो तो मिला है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ हो रहा है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है टेंशन बढ़ रहा है ऐसा देखने को मिला ट्रेंड है ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेक्स मतलब ऐसा देखने को मिला है कि जब बच्चा एडोलसेंट अभी रीच नहीं हुआ मान लो 10 साल से अभी नीचे का है, तो देखने को ब्लड प्रेशर दोनों का क्या होगा ज़्यादा थोड़ी ना होगा नॉर्मल मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है लेकिन जैसे ही वो एडोलसेंट फेज में आता है तो मेल में क्या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और सिक्रीशन ज़्यादा होता है और उसमें जनरली ऐसा देखने को मिला है कि ज़्यादा है ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है एडोलसेंट पीरियड में मेल में लेकिन और जैसे एज उम्र बढ़ते जाता है तो ये क्या होता है कि ऐसा देखने को मिला है कि दोनों क्या होते हैं फिर ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता फिर ऐसा भी हो सकता है कि वोमेन का जब मेनोपॉज स्टेज में आ जाती है वोमेन तो क्या है ऐसा देखने को मिला है कि वोमेन में भी क्या रिवर्स हो गया मतलब क्या मतलब मेन से भी ज़्यादा देखने को हाइपरटेंशन मिला मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर वुमेन में देखने को मिला है मेनोपॉज़ल स्टेज के बाद। इसलिए तुमने देखा भी होगा कि वुमेन को ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है ना? यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर के बारे में। क्या होता है जेनेटिक फैक्टर? ज़रा स समझने की कोशिश करते हैं। जेनेटिक फैक्टर जैसे कि अगर देखो जेनेटिक फैक्टर में क्या अगर कोई मोनोज़ाइगोटिक ट्विन पैदा हुआ है ना, तो दोनों सेम शक्ल वाला सेम चीज़ सब मोनोज़ाइगोटिक में एक ही ज़ाइगोट था वो डिवाइड हो गया। अब ऐसा देखने को मिला है कि इन जब हम क्या किए इनको ट्रैक किए, इनके ब्लड प्रेशर को ट्रैक किए 50-60 सालों तक, तो ऐसा देखने को मिला कि इन दोनों में ब्लड प्रेशर का कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ है, ठीक है? डाइज़ाइगोटिक में ज़्यादा देखने को मिलता है डिफरेंसेस। ये दूसरा ये देखने को मिला है कि अगर मान लो क्या 2 है पेरेंट है नॉर्मल हाइपरटेंसिव ठीक है? मम्मी-पापा इनके जो दोनों नॉर्मल हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, नॉर्मोटेंसिव है, ठीक है? तो इनके जो बच्चे हुए हैं, ठीक है? इनके जो बच्चे हुए हैं, तो इनमें भी सिर्फ 3% चांस है कि क्या वो
हाइपरटेंशन डेवलप हो। लेकिन अगर मम्मी और पापा दोनों हाइपरटेंसिव हैं, तो उनका जो बच्चा होने का चांस है ना, उसमें क्या बच्चा होने का चांस है, 5% बच्चे भी हाइपरटेंसिव होंगे। यहाँ तो कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें सेक्स सेक्स में बात कर रहे हैं ना, नहीं जेनेटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं। सेक्स में समझा दिया, एज भी समझा दिया, जेनेटिक फैक्टर में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। हाँ तो हुँ, हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एथनिसिटी। जनरली ऐसा देखने को मिला है कि जो अफ्रीका वाले लोग हैं, ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अमेरिका अफ्रीकन ओरिजिन के, उनमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द व्हाइट वाले के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिला है। ठीक है? नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं इंसिडेंस और द प्रेवलेंस ऑफ द हाइपरटेंशन। देखो इंसिडेंस का उतना कुछ ज़्यादा रोल होने वाला नहीं है। कहने का मतलब नंबर ऑफ द न्यू केसेस कितने आ रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो 2015 में बहुत ही ज्यादा डेथ हुआ था, मतलब लगभग क्या बोले 10 मिलियन लोग शायद मरे थे। मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग प्रीवैलेंस देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवैलेंस ऑफ द हाइपरटेंशन। कहने का मतलब क्या है? ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा सर्वे नहीं, ये हमने इंडिया में सर्वे किया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना। उसमें ये देखने को मिला है कि प्रीवैलेंस मतलब क्या, प्रीवैलेंस कहने का मतलब प्रीवैलेंस का मतलब प्रीवैलेंस कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ द न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस, उसको हम लोग मतलब प्रीवैलेंट कितना है केसेस पॉपुलेशन में, नंबर ऑफ द न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ द ओल्ड केसेस, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीवैलेंस। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं प्रीवैलेंस वुमेन में। तो देखने को मिला है कि जो वुमेन जिनका उम्र 15 साल से ज्यादा है, वैसा वुमेन जिनका उम्र 15 वर्ष 15 ईयर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 15 ईयर्स से अगर ज्यादा है तो 21% फीमेल में क्या है, वो हाइपरटेंसिव है। क्या है जल्दी बताओ, हाइपरटेंसिव है। जिसमें से 12% काफी ज्यादा मतलब माइल्ड हाइपरटेंसिव है, फिर मॉडरेट हाइपरटेंसिव है 4%, और 2% क्या है, सिवियर हाइपरटेंसिव है। सिवियर, ठीक है ना, सीवियर हाइपरटेंसिव है। और वही देखा जाए तो 44% वुमेन मतलब उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल हाइपर मतलब दे हैव नो ब्लड, दे हैव ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज, 44% फीमेल। और फिर 2/5 वुमेन जो है अभी प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है, मतलब बाद में वो डेवलप कर लेंगे हाइपरटेंशन को। कितना, 2/5, मतलब 39% वुमेन यहाँ पर लिख रखा है ना। और फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर दे रखा है क्या चीज, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पे जी रहे हैं, मतलब 1% वुमेन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने क्या किया था, विजिट किया था कम्युनिटी, है ना। तो वहां पर एक वुमेन थी, उनका ब्लड प्रेशर 180/110 था शायद, से ज्यादा था। मतलब ये वाला कैटेगरी में आ रहे थे हाइपरटेंसिव क्राइसिस में। वो टेलमिसार्टन वगैरह जो होते हैं ना ड्रग, उसका कंजप्शन कर रही थी। ठीक है, तो आवाज सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही प्रिवेलेंस इन द मेल की बात अगर हम लोग करें, व्हाट इज द प्रिवेलेंस इन द मेल, तो प्रिवेलेंस इन द मेल में देखें तो 24% मेल जो है 15 साल के ऊपर वो हाइपरटेंसिव स्टेज में है, जिसमें से 16% जो है क्या है बताओ, माइल्ड है, माइल्ड हाइपरटेंसिव है, फिर 4% मॉडरेट हाइपरटेंसिव है, 2% सिवियर हाइपरटेंसिव है। यहाँ तो कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट है 30% मेन, 30% जो मेल है उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है। और 49% मेल जो है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है, और 1% मेल जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई शक वाली बात। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। रूल ऑफ हाफ कहने का मतलब क्या है, आएगा एग्जामिनेशन में। कितना टाइम हो चुका है एक बार मैं देख लूँ। रिकॉर्डिंग नहीं, 15 मिनट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तो कोई बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रूल ऑफ हाफ। रूल ऑफ हाफ कहने का मतलब क्या, रूल ऑफ हाफ कहने का मतलब कि जैसे मैं कैसे समझाऊं। ठीक है, मान लो एक कम्युनिटी है ना, तो मतलब डेवलप कंट्री में 1970 के आसपास में ऐसा तो मिला था कि ओनली 50% लोग ही, पॉपुलेशन में सिर्फ 50% लोग ही हैं कंसर्न है इस हाइपरटेंशन को लेकर। जो उसमें से कंसर्न भी हैं, तो उनमें से सिर्फ 50% लोग ही क्या किए हैं, अपना ट्रीटमेंट करो, इलाज करवाएं। और उनमें से भी जो 50 मतलब डायग्नोसिस करवाएं 50% ही, और बाकी अनडायग्नोस्ड है। जो डायग्नोस करवाएं उनमें से भी सिर्फ 50% ही डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट लिए, और उनमें से भी जो 50 मतलब जो है ना, उनमें से भी
या 50% ही लोग जो हैं एडुकेटली ट्रीट हुए हैं। तो ये है रूल ऑफ हाफ, मतलब आधा 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 आधा, मतलब पॉपुलेशन में सिर्फ आधे लोग, आधे परसेंट, मतलब आधा पॉपुलेशन ही कंसर्न है हाइपरटेंशन को लेकर। जो कंसर्न है सिर्फ आधे लोग ही डायग्नोसिस करवाया कि हाइपरटेंशन है। जो डायग्नोस हुए हैं उसमें से आधे लोग भी ट्रीटमेंट करवाए हैं, और जो ट्रीटमेंट करवाए हैं उसमें से भी सिर्फ आधे लोग प्रॉपरली ट्रीटेड हुए हैं। यहाँ तक क्लियर? तो यही कहलाता है रूल ऑफ ऑफ, आधा 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 आधा। ठीक है, कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। अच्छा हाँ, इसको हम लोग क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन थोड़ा बाद में देखेंगे, ये समझते हैं। देखो, इससे पहले समझने से पहले आपको लेवल ऑफ द प्रिवेंशन के बारे में मालूम होना चाहिए। क्या लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पुराने वीडियो में बात की है। प्राइमोडियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। प्राइमोडियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन क्या होता है, जिसमें रिस्क फैक्टर आने ही नहीं दे रहे, मतलब रिस्क फैक्टर एब्सेंट है, डिजीज नहीं हुआ है। प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब क्या, कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और हम लोग डिजीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही देखने वाले, प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब क्या, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, पर्सन को बीमारी भी हो गया है, तो हम क्या चाहते हैं कि बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करें। ठीक है, यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं, समझ में आ गया। तो प्राइमरी प्रिवेंशन ये जो है, लेवल ऑफ द प्रिवेंशन जो इसमें दिया गया है हाइपरटेंशन के लिए, ये दिया गया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उन्होंने बताया कि प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन करेंगे, मतलब कि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, तो हम क्या है, रिस्क फैक्टर क्या प्रेजेंट है कि मतलब लेकिन डिजीज नहीं हुआ है, मतलब हाइपरटेंशन अभी नहीं डेवलप हुआ है। रिस्क फैक्टर क्या प्रेजेंट है, लोग ज़्यादा क्या सैचुरेटेड फैट वगैरह कंजप्शन कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर है ना हाइपरटेंशन के लिए। तो पहले क्या है, पॉपुलेशन स्ट्रेटजी। प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में क्या है कि पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, हम लोगों ने ऐसा स्ट्रेटजी, हम लोगों ने नहीं, WHO ने ऐसा स्ट्रेटजी बनाया कि वो सभी लोगों, पॉपुलेशन में सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो हाइपरटेंशन का, है ना, चाहे किसी भी स्टेज में हो हाइपरटेंशन का, या फिर चाहे वो अ, किसी भी स्टेज में हो हाइपरटेंशन का है, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ पर समझ में आ गया, प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, और दूसरा है हाई रिस्क स्ट्रेटजी। हाई रिस्क स्ट्रेटजी कहने का मतलब क्या है, कि जो ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड में जो प्रेशर बन रहा है तो कम करने की कोशिश करना है, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। ठीक है, वो होता है। तो अब देखो, ये सब क्या है, जनरल बात है, ये अपने लॉजिक से भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डू द प्रिवेंशन, तो आप अपने क्या, कुछ नहीं भी आ रहा है तो एग्जाम में क्या है, छोड़ कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिख कर ही आना है। ठीक है, यहाँ तो कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन में क्या है, हाई रिच जो डाइटरी फाइबर वाला फूड है उसका कंजप्शन करना है, फ्रूट का कंजप्शन करना है, वेजिटेबल का कंजप्शन करना है ना, जो मीट वगैरह उसका कंजप्शन वगैरह कम करना है ना, एक्सरसाइज वगैरह करना है, मेडिटेशन वगैरह करना है, योगा वगैरह करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है ना, तो ये चीज़ें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह करना है, BMI का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में बता दिया, सेचुरेटेड फैट का कंजप्शन कम करना है ना, नमक का कंजप्शन 5 ग्राम पर डे से कम होना चाहिए, और अल्कोहल वगैरह का कंजप्शन कम करना है या नहीं, बराबर या नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट जो है वेट रिडक्शन, वेट रिडक्शन के एक्सरसाइज करेंगे, है ना, जिम वगैरह जाएंगे, BMI को कम करने की कोशिश करेंगे, डाइटरी चेंजेस करेंगे, है ना, और ऐसा देखने को मिला है कि रेट, मतलब कंजप्शन ऑफ द डाइटरी फाइबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कंजप्शन ऑफ द डाइटरी फाइबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, ब्लड प्रेशर कह लो, या फिर रिस्क ऑफ द क्या, कोरोनरी हार्ट डिजीजेज वगैरह, है ना, हार्ट रिलेटेड डिजीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो हेल्थ प्रमोशन करना है, बिहेवियरल चेंजेस में क्या, अपने लाइफ स्टाइल में मेडिटेशन, योगा, है ना, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट 30 मिनट, ये सारी चीजें ऐड करना है। हेल्थ, लोगों को एजुकेट करना है हाइपरटेंशन के बारे में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, ये सारी चीजें, कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। फिर सेल्फ केयर करना है, सेल्फ केयर करना है कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। हाई रिस्क स्ट्रेटेजी समझ में आ दिया, समझा दिया। और नेक्स्ट है क्या, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहने का मतलब क्या, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, आदमी पता चल गया कि हाइपरटेंसिव है ना, डिजीज प्रेजेंट है, तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, स्क्रीनिंग करें पॉपुलेशन में, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिटेक्ट करने की कोशिश करें, ब्लड प्रेशर मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या, ईयरली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ईयरली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या, पेशेंट कॉम्प्लायंस वगैरह, ये सारी चीजें। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं चाहते इतना बड़ा हो। फिर अब एक आता है आपका कि क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट्स में, व्हाट आर द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन डन टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, टू मैनेज हाइपरटेंशन।
तो वही ये मॉडिफिकेशन, रिकमेंडेशन और अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको देखो। यानी कि यहाँ वेट रिडक्शन, आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। और ऐसा देखने को मिला कि अगर कोई आदमी अपना 10 किलो वजन कम करता है तो उसमें कितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना कम होता है, जल्दी बताओ? 8 से 14 मिलीमीटर एम एम जी कम होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो यहाँ पर देखना है डैश, मतलब बैटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। वही बता दिया, फाइबर वगैरह चीजें खाना है, फैट वगैरह कम करना है, सैचुरेटेड फैट वेजिटेबल खाना है, डाइटरी फाइबर। और इससे आपका 8 से 14 एम एम ऑफ, सॉरी, उससे आपका 4 टू 9 एम एम ऑफ दी मरकरी, जो 4 टू 9 एम एम एच जी ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करना है और एटलीस्ट 30 मिनट मॉर्निंग वॉक पे जाओ, उससे आपका, ओ, हाँ, 1 2 3, अच्छा इससे 5 टू, गलती हो गया थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 to 20 एम एम कम होगा 10 किलो वजन कम करने से। डैश को फॉलो करने से आपका 8 to 14 एम कम होगा, और फिजिकल एक्सरसाइज करने से 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करने से आपका 4 to 9 मरकरी मतलब एमएमएचजी प्रेशर आपका कम होगा। कौन सा सिस्टोलिक वाला ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। अल्कोहल का कंजप्शन कम करना है, दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं पीना है, उससे आपका ब्लड प्रेशर 2 से 4 एमएमएचजी होगा। तो ये होगा हमारा हाइपरटेंशन खत्म। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके बाद आप पार्क का बुक एक बार बस रीडिंग कर लो, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ। तब 1 2 3 4 5।